नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी समीकरणों की। कांग्रेस पार्टी यानी गांधी परिवार के अंदरूनी समीकरणों की। क्या कांग्रेस पार्टी में वो बात होने जा रही है जिसको 25 साल से, पिछले 25 साल से, 24 साल से बल्कि सोनिया गांधी ने रोक कर रखा था? क्या उसकी संभावना बढ़ गई है, या सोनिया गांधी की दृष्टि से देखें तो उसकी आशंका बढ़ गई है? क्या कांग्रेस वो कर सकती है जो सोनिया गांधी नहीं चाहती है? वैसे सोनिया गांधी की आजकल कांग्रेस में चलती नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की चलती है। राहुल गांधी कब क्या चाहते हैं किसी को पता नहीं है। उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो कब, किस मुद्दे पर, किस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाएंगे। तो क्या सोनिया गांधी नहीं चाहती थी और क्या होने की संभावना है, इसकी बात करें उससे पहले जरा राहुल गांधी और कांग्रेस की स्थिति की बात कर लें। राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट से जो उम्मीद थी, उनको बड़ी उम्मीद थी कि शायद राहत मिलेगी, नहीं मिली। जब गुरुवार को ये राहत नहीं मिली, उसके बाद उनके वकील ने बाहर निकलकर कहा था कि हम शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे। लेकिन शुक्रवार को अपील हुई नहीं। शनिवार को भी आमतौर पर होता नहीं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन शनिवार इतवार आमतौर पर कोर्ट में छुट्टी का दिन होता है। तो इसका मतलब है कि सोमवार से पहले अपील फाइल नहीं होगी। बात यह नहीं है कि एक दिन में अपील होगी कि नहीं, 2 दिन में होगी कि नहीं, 4 दिन में होगी कि नहीं, कब होगी। बात यह है कि राहुल गांधी एक बेवजह के, उनकी दृष्टि से कह रहा हूँ, बेवजह के मामले में कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। अब उनको अदालत दर अदालत भागना पड़ेगा। हाई कोर्ट से अगर उनको राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली तो फिर वो रिव्यू पिटीशन और मर्सी पिटीशन और जाने क्या क्या जो है फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय हो जाएगी कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है और सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को पलटता नहीं है। तो और हाई कोर्ट के फैसले को बहुत आसानी से पलटने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट का फैसला बहुत तार्किक होता है तो। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ यही एक मामला नहीं है, 12 मुकदमे चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के। मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ जो नेशनल हेराल्ड का केस है, या फिर उसमें जो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन सब का चल रहा है कि जांच चल रही है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो एक से अगर छूटे तो दूसरे में जाएंगे। हो सकता है दूसरे किसी मामले में उनको मैक्सिमम 2 साल की सज़ा ना हो सकता है 3 महीने की हो, 1 महीने की हो, 3 दिन की हो। तो जेल उनको जाना पड़ेगा जिस तरह के मामले हैं उनके खिलाफ। उससे पता क्या चलता है? उससे पता चलता है कि सार्वजनिक जीवन में आने के बाद राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनको सार्वजनिक डिस्कोर्स कैसे होता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उनको जो मन में आता है वो बोलते हैं। जो सड़क पर बोला जाना चाहिए वो संसद में बोलते हैं। संसद में उनको टोका जाता है तो कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता। ये सिलसिला पिछले 17 साल से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में उनको ठोक पीट कर नेता बनाने की कोशिश 17 साल से चल रही है और अब भी जारी है। अभी भी वो नेता बन नहीं पाए। लेकिन मुश्किल कांग्रेस की ये है कि उनके अलावा कोई है नहीं उनके पास। तो कांग्रेस का बुरी हालत में भी जो सबसे अच्छा एसेट कांग्रेस के हिसाब से है वो भी जो है मुश्किल में है। वो चुनावी पचड़ों में फंसा हुआ है। 2024 का चुनाव अगर राहुल गांधी नहीं लड़ पाते हैं, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर राहुल गांधी को जेल हो गई तो वो कैंपेन भी नहीं कर पाएंगे। फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से कैंपेन कौन करेगा, ये सवाल उठेगा। ये जो विपक्षी दलों का अचानक प्रेम दिखा है कांग्रेस के प्रति, वो इसी संभावना को देखते हुए कि राहुल गांधी जेल चले जाएंगे और न तो चुनाव लड़ पाएंगे और न ही चुनाव में कैंपेन कर पाएंगे, इसलिए अचानक ये जो विपक्षी दलों का प्रेम आपको दिखाई दे रहा है वो उसका कारण यही है। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अभी कांग्रेस पर ही रहते हैं, कांग्रेस की ही बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में इस बात के लिए किसी को तैयार करना, मतलब नेतृत्व की तो बात ही छोड़ दीजिए कि गांधी परिवार के अलावा कोई नेतृत्व संभाले। डमी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मनमोहन सिंह डमी के रूप में प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे डमी के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन बात, जब मैं डमी कह रहा हूँ तो डमी और वास्तविक में फ़र्क क्या है भाई? आखिर वो प्रधानमंत्री थे, भारत के संविधान की शपथ लेकर बने थे, फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे चुने हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फैसला लेने की ताकत, फैसला लेने की शक्ति, अगर आपको डिसीजन लेने की पावर नहीं है तो आप डमी हैं। मेरे हिसाब से यही एकमात्र कसौटी है किसी के वास्तविक होने और डमी होने में। मनमोहन सिंह फैसले नहीं लेते थे, फैसले सोनिया गांधी और उनकी नेशनल एडवाइजरी कमेटी लेती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये हिम्मत भी नहीं है कि वो फैसला लेने की कोशिश भी कर सकें। एक बार ये दिखाने की कोशिश मनमोहन सिंह ने की थी, जब 2009 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती तो उनको लगा कि उनको मैंडेट मिला है, तो उनको इस तरह से स्नब किया गया था कि फिर उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ी, वो विदेश में थे, कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास हुआ वो प्रस्ताव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा उसकी प्रति। अगर कोई भी गैरत वाला होता प्रधानमंत्री, अगर कोई ताकत वाला प्रधानमंत्री होता, गैरत वाला होता तो इस्तीफा दे देता, ताकतवर होता तो राहुल गांधी के खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता। दोनों नहीं हुआ। तो इससे आप परिस्थिति को समझिए। अब राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर थोड़ा पीछे हटे हैं। राहुल गांधी, शरद पवार जब से खुलकर आए हैं अडानी के समर्थन में, तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो आप कर्नाटक में देखें, अभी जब गए थे पिछले दिनों, उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा उठाया कि 50% की सीलिंग ख़त्म की जाए और जाति की गणना हो और जितनी उनकी संख्या है उतना उनको आरक्षण मिले। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कांग्रेस का और पिछड़ा वर्ग का चूहे बिल्ली का नाता है। आज़ादी के बाद संविधान बना तो संविधान में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान था और उस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। पहले बना काका कालेलकर आयोग, उसकी रिकमेंडेशन आई और ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसने बीपी मंडल आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई। पिछड़ा वर्ग का जो मतदाता है, पिछड़ा वर्ग का जो समाज है, वो ट्रेडिशनली एंटी कांग्रेस है। आप जितने विपक्ष के नेता देखेंगे, इन्हीं के समर्थन से आगे उनकी राजनीति बढ़ी है। डॉक्टर लोहिया से लेकर आज तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तक देख लीजिए। तो पिछड़ा वर्ग जो है वो ट्रेडिशनली समाजवादियों के साथ रहा, फिर चौधरी चरण सिंह के साथ रहा और जनसंघ के साथ रहा, और अब बीजेपी और मोदी के साथ। और ये संबंध जो है इतना मजबूत हो चुका है कि अब कोई जो है सुनामी आ जाए राजनीतिक, तभी इसको तोड़ सकती है। 4 भूकंप के झटके झेल चुका है ये संबंध उत्तर प्रदेश में, 14, 17, 19, 22 और 19 का तो संघर्ष जो है सबसे विकट था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे ज़्यादा मजबूत विपक्षी गठबंधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, वो भी नहीं हिला पाया। तो इससे समझ लीजिए कि पिछड़ा वर्ग तो राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके बहुत से साथियों के साथ आने वाला है नहीं, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समस्या ये है। दूसरी बात है कि ये मुद्दा उठाने का मतलब है कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि उसका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, वो लौटकर नहीं आने वाला। तो ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है और नए वोट बैंक की तलाश है। तो न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो रही है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो ये एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। मंडल का कार्ड एक बार चल चुका है 90 में, और उसका जो भी परिणाम आना था, राजनीतिक परिणाम, वो आ चुका है। अब मंडल की राजनीति दोबारा खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि तब से अब में परिस्थितियां बदल गई हैं। अगर आपको याद न हो तो याद दिला दें कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला जब बीपी सिंह की सरकार ने किया था, तब संसद में कांग्रेस पार्टी ने उसका खुला विरोध किया था। तो वो समाज कभी जो है जुड़ नहीं सकता कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, कौन रोकेगा, कौन समझाएगा? जिसने कोशिश की पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की, अर्जुन सिंह, उनको अपमानित करके किनारे लगा दिया गया।
तो जिसने भी ऐसी कोशिश की उसका यही हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी में। तो एक बात ये कि ये मुद्दा बदलने की जो कोशिश है वो तो अपनी जगह पर है, सफल होगा नहीं होगा, कितना चलेगा नहीं चलेगा, वो तो चुनाव का नतीजा बताएगा। अब कांग्रेस की बात पर फिर से लौट कर आते हैं। कांग्रेस की बात नहीं है, गांधी परिवार की बात। अगर इसमें बहुत बड़ा अगर है कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते और कैंपेन भी नहीं कर पाते, तब कौन होगा कांग्रेस की ओर से कैंपेनर और कौन होगा नेता? कांग्रेस में किसी की ये हिम्मत नहीं है कि गांधी परिवार के अलावा किसी का नाम ले सके। कांग्रेस में कोई ये सपना भी नहीं देख सकता कि वो नेतृत्व संभाल सकता है गांधी परिवार को हटाकर। अब कांग्रेस पार्टी आज की जो है उसमें 3 खेमे हैं। एक खेमा है सोनिया गांधी का, दूसरा है राहुल गांधी का जो इस समय सबसे बड़ा है, और तीसरा है प्रियंका वाड्रा का। सोनिया गांधी के खेमे के जो लोग हैं वो थक चुके हैं, तो वो रिटायर हो गए हैं या रिटायर कर दिए गए, तो वो हताश निराश जो है एक कोने में पड़े हुए हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप पड़े रहें फर्नीचर की तरह, जैसे फर्नीचर पड़ा रहता है कमरे में उस तरह से पड़े रहें, या फिर वो रास्ता अपनाएं गुलाम नबी आज़ाद, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे लोगों का रास्ता अपनाएं। उसकी हिम्मत जिसमें नहीं है वो फर्नीचर की तरह उसी तरह से पड़ा रहेगा पार्टी में। दूसरा खेमा है राहुल गांधी का जो इस समय राज कर रहा है कांग्रेस पर। जो कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो कुछ बोला जा रहा है, जिसके पक्ष में जिसके खिलाफ, वो सब कांग्रेस में राहुल गांधी के लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा का खेमा इतना कमज़ोर भी नहीं है। वो चाइनीज़ पॉलिसी की तरह सलामी स्लाइसिंग कर रही है धीरे धीरे। क्यों कर रही हैं? 25 साल से सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा को नेतृत्व न मिले इसका प्रयास कर रही हैं। बात 1999 की है। 98 में सोनिया गांधी कांग्रेस की सदस्य बनी। 62 दिन बाद, 62 डेज के बाद वो कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। कैसे बनी, सीताराम केसरी को कैसे हटाया गया, वो सब पर बहुत बार बात हो चुकी है। और उसके बाद 1999 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ी 2 जगहों से, बेल्लारी से, और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो थी अमेठी, जो उनका परंपरागत सीट है गांधी परिवार की। चिकमंगलुरु से भी लड़ने की बात थी, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने धमकी दी थी कि अगर चिकमंगलुरु से लड़ेगी तो मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। बेल्लारी से सुषमा स्वराज उनके खिलाफ लड़ी, बहुत अच्छा लड़ी। सुषमा स्वराज का राजनीतिक कद उस लड़ाई से और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन दोनों सीटें सोनिया गांधी जीती। उनको सलाह दी गई कि इंदिरा गांधी ने ये गलती की थी, उसको आप दोहराइए मत। वो भी 2 जगहों से लड़ी थी, मेढक और रायबरेली। दोनों सीटें जीती। उन्होंने मेढक की सीट छोड़ दी और रायबरेली की रखी। ये इसका दक्षिण में अच्छा मैसेज नहीं गया, क्योंकि जब वो चुनाव हार गई थी उसके बाद उपचुनाव लड़कर आई चिकमंगलुरु से, दक्षिण ने जिताया। फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो फिर चुनाव लड़ी आंध्र प्रदेश के मेढक से, फिर दक्षिण ने जिताया। लेकिन 1980 में उन्होंने मेढक की सीट छोड़ दी। लेकिन सोनिया गांधी ने नहीं माना। उनको लगा कि जो इंदिरा गांधी ने किया था उसको गलत ठहराना, ये जो बोल रहे हैं यही गलत है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा भी है, उन्होंने सुझाव दिया कि आप जो है बेल्लारी की सीट रखिए और अमेठी की सीट से प्रियंका को चुनाव लड़ा दीजिए। उस समय प्रियंका की उम्र लगभग 27 साल थी, चुनाव लड़ने के योग्य थी उम्र के हिसाब से। और कांग्रेस में एक धड़ा है जिसका मानना है कि प्रियंका में नेता बनने के गुण राहुल गांधी से ज़्यादा हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी की तुलना में नेता बनने का गुण कितना है कितना नहीं, ये देश ने देख लिया है। लेकिन जब तुलना दोनों की हो तो उसमें राहुल गांधी से वो बेहतर है, ऐसा कांग्रेस का एक धड़ा मानता है। अब मैं इसकी सच्चाई और उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसकी गुणवत्ता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। तो ये कांग्रेस के एक धड़े का मानना है। लेकिन सोनिया गांधी का मानना था कि बेटा ही राजनीतिक वारिस बनेगा, उसी को हमको अपनी राजनीति सौंपनी है, अपनी राजनीतिक विरासत सौंपनी है। तो उसको ठोक ठोक कर जो है नेता बनाने की कोशिश होती रही। 2004 में चुनाव लड़ाया गया। प्रियंका वाड्रा ना आने पाए, इसलिए उनको लोकसभा का टिकट आज तक नहीं लेने दिया गया, उनको राज्यसभा में आज तक नहीं भेजा गया, तमाम कांग्रेसियों की खुली मांग के बावजूद।
तो प्रियंका वाड्रा संसद के किसी सदन में अगर नहीं पहुंच सकी हैं या पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर पाई हैं तो उसकी वजह उनकी मां है, जिनको उनके भाई का समर्थन है। भाई के समर्थन के बिना ऐसा संभव नहीं था। किस आधार पर और क्यों उनको 2019 के चुनाव में राजनीति में अमेठी और रायबरेली के बाहर बढ़ने दिया गया, मुझे मालूम नहीं है। शायद लगा कि अगर सब लोग लगेंगे तो जो है उसका नतीजा बेहतर आएगा। सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो रही थी, उनके लिए फिजिकल रैलीज करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। शायद इस वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभाल चुके थे, शायद इसलिए। जो भी कारण रहे, उनको उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से का जिम्मा दिया गया और बुरी तरह से फ्लॉप रही। उसके बाद 2022 में उनको उत्तर प्रदेश के विधानसभा का जिम्मा दिया गया, फिर और बुरी तरह से फ्लॉप हुई। तो ये कुल 403 उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटें हैं। 403 में से प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीती। लेकिन प्रियंका वाड्रा का कांग्रेस के संगठन के अंदर उनकी इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है। उन्होंने एक जमे जमाए पुराने वफादार मुख्यमंत्री को बेइज्जत करके बाहर करवाया। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहा हूँ। और सिद्धू जैसे जोकर को पार्टी पर थोप दिया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी का पंजाब से सफाया हो चुका है। प्रियंका वाड्रा चाहती थी कि राजस्थान में राजेश पायलट मुख्यमंत्री बने, नहीं बना पाई। आजकल भूपेश बघेल भी धीरे धीरे सरक रहे हैं प्रियंका वाड्रा के कैंप में। उसका कारण मुझे लगता है शायद वही है जो बाकी विपक्षी दलों का है, या जो भी कारण हो। लेकिन भूपेश बघेल की जिस तरह से प्रशंसा आजकल अचानक बहुत तेज़ी से प्रियंका वाड्रा करने लगी हैं, उससे ये इम्प्रेशन बनता है कि कुछ तो पक रहा है। उसके अलावा जहाँ जहाँ राहुल कैंप के खिलाफ कोई मजबूत है, उसके सर पर प्रियंका वाड्रा का हाथ है। लेकिन प्रियंका वाड्रा को चुनाव में टिकट मिलेगा कि नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। प्रियंका वाड्रा की ताकत का अंदाज़ा इससे लगाइए कि एक सज्जन है जिन पर उनकी बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से वो सज्जन राज्यसभा में पहुँच गए बड़ी कम उम्र में, और वो सज्जन, उनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जाहिर है कि नाम से ही जाहिर है कि प्रतापगढ़ के रहने वाले। वो माफिया डॉन अतीक अहमद को अपना पिता तुल्य मानते हैं। सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा के उनके तमाम वीडियो हैं। उनको राज्यसभा में भिजवाया प्रियंका वाड्रा ने, और अब उनको कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में उनका नाम है, सचिन पायलट का नाम नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्यों गिर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक में स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन सचिन पायलट नहीं हैं। वो चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया कि पहली बार जो है कि पंजाब में किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश के दलित जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का ये ट्रम्प कार्ड है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है, सामाजिक बदलाव आने वाला है। उन चरणजीत सिंह चन्नी का कोई नाम नहीं लेता। लेकिन बात प्रियंका और राहुल की हो रही है। तो ये असली लड़ाई कांग्रेस की, जो लोग समझ रहे हैं कि बाकी लोगों में होनी है, G23 और ये वो, ये असली लड़ाई होगी प्रियंका और राहुल गांधी की। सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि प्रियंका की भूमिका बढ़े, लेकिन बढ़ती जा रही है। कब तक उस भूमिका को और रोकने की वो कोशिश करेंगी पता नहीं, अब उनकी चलती नहीं है। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे उनकी भूमिका और कमज़ोर होती जा रही है सोनिया गांधी की, तो इसलिए और नहीं चलेगी। तो अब 2 तरीक़ों से प्रियंका वाड्रा का जो है अधिकार क्षेत्र बढ़ सकता है। एक, राहुल गांधी कंसेशन दें, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी दें, या फिर प्रियंका वाड्रा धीरे धीरे वही सलामी स्लाइसिंग के जरिए अपना हिस्सा धीरे धीरे बढ़ाती जाए। तो अब प्रश्न है कि अगर राहुल गांधी जेल चले जाते, ये हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक सवाल है, हालांकि पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। उनको सज़ा 2 साल की मिल चुकी है, मिलने की संभावना नहीं है, मिल चुकी है। अब संभावना इस बात की है कि वो सज़ा रद्द भी हो सकती है, लेकिन रद्द नहीं भी हो सकती है। दोनों की पॉसिबिलिटी उतनी ही, प्रोबेबिलिटी दोनों की जो है उतनी ही है।
तो इसलिए अगर वो सज़ा रद्द नहीं होती है, नेतृत्व का सवाल आता है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रियंका के नाम पर तैयार होंगे? क्या जो कोशिश 24 साल से 1999 से सोनिया गांधी कर रही थी, उस कोशिश को छोड़ देंगी? क्या बेटे की बजाय बेटी को नेतृत्व सौंपने पर, राजनीतिक विरासत सौंपने पर तैयार होंगी? सवाल ये है कि उनके सामने विकल्प क्या है। अगर राहुल गांधी को जेल हो जाती है तो इसका मतलब होगा वो कम से कम 8 साल के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में 8 साल तक जो है कोई खड़ाऊं रखकर राज चलाने वाला कांग्रेस पार्टी में है नहीं। और सोनिया गांधी की उम्र कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। उनका स्वास्थ्य पहले से अच्छा नहीं हुआ है, खराब भी नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा भी नहीं हुआ। तो इन परिस्थितियों में प्रियंका वाड्रा क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभालेंगी आने वाले दिनों में, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं? मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग संभावनाओं पर बात कर रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है, किन परिस्थितियों में क्या हो सकता है। तो ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो क्या फैसला होगा कांग्रेस का, ये देखने लायक होगा। उसके लिए हमको आपको दोनों को इंतज़ार करना होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।